हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 1 नवंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट, इट कैन डिटरमाइन द इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज टेरिटोरियल एरियाज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। Second, it advises the President on matters concerning the disqualification of member of parliaments। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि जो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज है उनके टेरिटोरियल एरिया को वो डिटरमाइन करते हैं, लेकिन उस टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी को बनाने के लिए रिकमेंडेशंस कौन देता है? इट इज द टास्क ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो सर्टेन डेटा के बेसिस पे इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज जो है उनको डिमार्केट करता है, और डिलिमिटेशन कमीशन को कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी है उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज को नोटिफाई करते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है किसी भी एमपी को, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है उसकी मैटर में। एंड अगेन इट ऑल्सो एडवाइजेस गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन द मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। सो अभी मध्य प्रदेश के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनको कांग्रेस ने एज अ स्टार कैंपेनर सिलेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने कई जगह पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायोलेट किया था। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनको एज अ स्टार कैंपेनर रिमूव कर दिया है। तो इस वजह से उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल की है कि उनको कौन से बेसिस पे रिमूव किया गया। Question number 2, which of the following statement is correct? First, Constitution allows a state government to bypass a central law. Second, Parliament is debarred from making any law with respect to the same matter on which state government has already enacted a law. Third, Constitution of India adopted twofold distribution of legislative powers. And fourth, education and forest were transferred from state list to concurrent list by 44th Constitutional Amendment Act। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, Constitution allows a state government to bypass a central law under Article 254 सब क्लॉज 2 of the Constitution। उसके अंदर ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी लॉ को इनेक्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी लॉ को पास करते हैं, एंड इफ दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन हैज बीन गिवन असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर ये लेजिस्लेशन को प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट का लॉ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बाईपास करेगा, मतलब द स्टेट्स लॉ विल प्रिवेल ओवर द सेंट्रल लॉ अंडर दिस आर्टिकल। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज अगर मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार ये लॉ पास करवा लिया प्रेसिडेंट के पास से, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट अगर फिर से कोई नया एक्ट बनाती है स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर प्रिवेल करने के लिए, तो वो वैलिड कहलाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में ये लिखा है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो उसके ऊपर पार्लियामेंट फिर से लॉ नहीं बना सकती। तो इस वजह से ये गलत होगा। पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉ बना सकते हैं। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? इट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो इस वजह से थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज एजुकेशन एंड फॉरेस्ट
वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इस वजह से बाकी के 3 जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर इज ए। राजस्थान असेंबली जो है उन्होंने सेंटर के फार्म लॉज को बाईपास करने के लिए नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इसी आर्टिकल के अंदर आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कैन अमेंड द सेंट्रल एक्ट्स इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर वेस्टेड अंडर आर्टिकल 254 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement which of the following state was not formed on 1st November? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी महाराष्ट्र। ये तीनों स्टेट का जो फाउंडेशन डे है वो 1 नवंबर को आता है। महाराष्ट्र जो है और गुजरात दोनों का फाउंडेशन डे एक ही दिन पे आता है, दैट इज 1 मई। 1 मई 1960 को दोनों स्टेट को अलग किया गया था। आंसर होगा डी महाराष्ट्र। जैसा कि मैंने बताया कि आज हरियाणा और छत्तीसगढ़ दोनों का फाउंडेशन डे है। क्वेश्चन नंबर 4, द रोशनी एक्ट इज रिलेटेड टू डैश। ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए जम्मू एंड कश्मीर। ये रोशनी एक्ट जो है वो न्यूज में इसलिए है बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया है। उस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन थे, उस पर्टिकुलर एक्ट का नाम ये है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, जिसके अंदर जो लैंड का ओरिजिनल ऑक्यूपेंट है, जो ओरिजिनली लैंड को ऑक्यूपाई करता है, तो उनको ये लैंड जो एक्वायर की गई थी वो रिस्टोर करने के लिए ये एक्ट बनाया था। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड टू ट्रांसफर द लैंड टू एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट्स। लेकिन वहां की हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है इट शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, और उन्होंने गाइडलाइंस भी डिक्लेयर की थी। इस वजह से वहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, द साबरमती रिवर flows into this state. Second, India's first seaplane project was started in this state. Third, Asia's longest temple ropeway was started in this state. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। सो द करेक्ट आंसर इज डी गुजरात। काफी आसान क्वेश्चन है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। गुजरात के अंदर साबरमती रिवर है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे इंडिया का फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, विच गोज फ्रॉम अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया। और उसके पहले हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने वहां पे गिरनार के अंदर एशिया का सबसे लंबा टेम्पल रोपवे जो है उसको भी इनॉग्रेट किया था। आंसर है डी गुजरात। सी प्लेन मेक्स अ स्प्लैश ऑन साबरमती। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। फर्स्ट, इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। सेकेंड, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थर्ड, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड फोर्थ, it is designated as an important bird area by BirdLife International. तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी 1, 3 एंड 4। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क जो है उसे आसाम का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो चलाता है, राइट। इट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय आसाम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसलिए सेकंड जो है वो इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट, ये एक नेशनल पार्क भी है एंड अलोंग विद दिस इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। उसका पूरा नाम यही है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, KNPTR।
थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। एंड फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। सो अभी वहां पे टूरिज्म को लेके ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लॉकडाउन के चलते टूरिस्ट अभी नहीं आ रहे हैं। सो द लोकल विजिटर्स आर फुलफिलिंग दिस स्पेस इंस्टेड ऑफ टूरिस्ट। Question number 7. Which among the following authority can give the status of a scheduled tribe to any community? Option A, Governor of the concerned state. Option B, Parliament. Option C, President of India. And option D, National Commission for Scheduled Tribe. So let us see what is the correct answer. Correct answer is C, President of India. किसी भी कम्युनिटी को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देना है तो उसकी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है। उस पर्टिकुलर लिस्ट को मॉडिफाई या चेंज करने के लिए, मतलब कि किसी भी कम्युनिटी को ऐड करने के लिए या फिर निकालने के लिए अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। गवर्नर का रोल यहां पे कंसल्टिंग रोल है। गवर्नर जो किसी भी स्टेट के हैं उनको कंसल्ट करना पड़ता है, तो इस वजह से। और दूसरी चीज की ये जो कमीशन है वो सिर्फ रिकमेंडेशंस भेजता है। एनसीएसटी रोल इज लिमिटेड टू रिकमेंडेशंस। तो करेक्ट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आसाम के अंदर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है, वो अभी एसटी स्टेटस जो है वो डिमांड कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेटस ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब, द गवर्नमेंट हैज गिवन देम रिजर्वेशन। तो इस वजह से ये ट्राइब जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस? फर्स्ट, इंडिया मार्क्ड द पीक ऑफ थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी बाय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सेकेंड, ताशकंद एग्रीमेंट फोर्स्ड इंडिया एंड चाइना टू विड्रॉ देयर ट्रूप्स पोस्ट 1962 वॉर। थर्ड, India showed remarkable hard power in 1971. And fourth, during 1991 to 98, India focused on securing strategic autonomy through nuclear power. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। इंडिया ने जब, अगर हम बात करें 1950 से लेके 62 तक की, उसके अंदर इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए जाना जाता था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के थ्रू इंडिया ने एक थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी जो है वो क्रिएट की, बिकॉज द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू अ बाइपोलर नेचर, आइदर लीनिंग टॉवर्ड्स यूएस और टॉवर्ड्स यूएसएसआर। इंडिया हैज स्टार्टेड अ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसके अंदर दोनों में से किसी कंट्री के ओर अपना झुकाव नहीं रखना है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया मार्क द पीक ऑफ थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी बाय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ताशकंद एग्रीमेंट जो है वो 1965 में हुआ था और उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए यूएस एंड यूके जैसी जो कंट्रीज है उन्होंने फोर्स किया था इंडिया को। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था और उसके चलते जो 1965 में वॉर हुआ था, तो पोस्ट वॉर एरा के अंदर दोनों कंट्रीज ने अपनी फोर्स जो है उसको विड्रॉ किया था। सो दे विड्रॉ देयर ट्रूप्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट। थर्ड इज करेक्ट। 1971 के अंदर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ जिसके अंदर इंडिया ने स्ट्रांगली बांग्लादेश की साइड ली थी। सो इट शोड रिमार्केबल हार्ड पावर ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। इसी के अंदर पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर ट्रायल हुआ था और इंडिया फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। काफी सारे कंट्रीज का प्रेशर था, उसके चलते भी इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी जो है वो बनाने के लिए ये न्यूक्लियर पावर का यूज किया था। सो द आंसर इज बी, सेकेंड। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आज के न्यूज़पेपर में ये काफी अच्छा आर्टिकल है। इसके अंदर काफी सारे अलग अलग डायमेंशंस भी दिए गए हैं, आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। Question number 9. Which of the following statement is or are correct? First, in US, the head of the government and the head of the state
are two different offices. Second, in US, executive like India is responsible to legislature. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. यूएस के अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट दोनों एक ही है, दैट इज प्रेसिडेंट. बिकॉज यूएस फॉलोज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर. एंड हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, बिकॉज वी फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूएस के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है इट इज अ सेपरेट बॉडी टू द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्रेसिडेंट. और लेजिस्लेचर के अंदर वहां पे लोअर हाउस एंड अपर हाउस, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दोनों सेपरेट बॉडी है. वहां पे एग्जीक्यूटिव जो है उसकी लेजिस्लेचर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू. अमेरिका के अंदर अभी इलेक्शंस आने जा रहे हैं, इस वजह से वहां की पॉलिटी में और हमारी पॉलिटी में मेन डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is or are correct about Social Security Code 2020? First, the Maternity Benefits Act is subsumed under this code. Second, it deals with the provisions of minimum wages and bonus to the employees for their social security. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है. इस पर्टिकुलर कोड के अंदर काफी सारे एक्ट को मर्ज किया गया है, उसमें से एक ये भी है, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज मिनिमम वेजेस एंड बोनस के लिए जो सेपरेट एक्ट है उनको मर्ज किया गया है कोड ऑन वेजेस में. उनको कोड ऑन वेजेस में मर्ज किया गया है, राइट. सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है. सो सेकेंड इज इनकरेक्ट. आंसर इज ए, वन ओनली. सो ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.